10th क्लास मैथ कक्षा 10। बी कक्षा 10 बी गणित। प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें ये देखेंगे कि ये प्रश्नावली किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो उसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम अभ्यास को करेंगे। ठीक है, तो वैसे अलग वीडियो बनाने को थे कॉन्सेप्ट पर हम इसी में कॉन्सेप्ट समझा के आगे अभ्यास के सवाल लगाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम किसी संख्या को, जैसे हमें 7 को 2 से भाग करना है, तो हम 7 को इस तरीके से लिखते हैं और 2 को बाहर, तो 2 तियाँ 6 पड़ता है यहाँ और हमारा शेषफल 1 आता है। तो इनमें जो इसके जो अंग हैं भाग के, उनका हम अलग अलग नाम किस तरीके से देते हैं? इस 2 को हम बोलते हैं भाजक, और इस 3 को हम बोलते हैं भागफल, और इस 7 को हम बोलते हैं भाज्य, और इस 1 को हम बोलते हैं शेषफल। अगर देखा जाए तो हम इनमें एक संबंध निकाल सकते हैं कि अगर हमें भाजक, भागफल और शेषफल दिया हो तो हम भाज्य प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? कि 2 भाजक और भागफल की गुणा करो, 2 और 3 की 2 तियाँ 6, और इसमें शेषफल अगर जोड़ दिया जाए तो हमें 1 7, 6 और 1 7 भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे प्राप्त होता है? हमें इस तरीके से प्राप्त होता है 2 गुणा 3, ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करने पर और शेषफल इसमें जोड़ने पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? भाज्य प्राप्त हो जाता है, 7 प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा से लिखें सही करके तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 7 हमारा क्या है? भाज्य है, भाज्य। 2 हमारा क्या है? भाजक। 3 हमारा क्या है? भागफल, और 1 हमारा क्या है? शेषफल। बस यही इसी धारणा पर आधारित है ये पूरी अभ्यास। बस इसको दिमाग में रखें और एक चीज़ और समझ लें कि जो हमारा भाजक है और जो शेषफल है उसमें एक संबंध होता है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा, शेषफल है जो हमेशा किससे छोटा होगा? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, और शून्य के बराबर या बड़ा भी हो सकता है। ये बराबर का चिन्ह है और इससे बड़ा भी हो सकता है। शेषफल हमारा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। तो ये संबंध याद रखें। तो इसको हम अगर प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो कभी कभी हम इसको संक्षेप में लिखने के लिए हम प्रतीक का भी प्रयोग कर लेते हैं। किस तरीके से? जैसे हमें कोई ए संख्या दी हुई है, उसको हमें बी से भाग करना है, तो हमने यहाँ बी लिखा, बी से भाग कर रहे हैं को, और हमारा भागफल क्यों आता है, और यहाँ पर कुछ डालने के बाद सब घटाने पर हमें शेषफल आर आता है। तो अगर हम इसको इस प्रतीकों में रखें तो हमें क्या संबंध प्राप्त होगा? भाज्य हमारा क्या है? ए, तो हमने ए लिखा, और भाजक क्या है हमारा? बी, तो यहाँ बी लिख दिया। भागफल हमारा क्या है? क्यू, तो यहाँ हमने क्यू लिख दिया। प्लस शेषफल हमारा क्या है? आर, तो हमने यहाँ आर लिख दिया। और इस संबंध में ऐसे ही रखोगे तो 0 से बड़ा या बराबर शेषफल क्या है? आर, ये आर होगा, और भाजक क्या होगा हमारा? भाजक हमारा बी है, तो बी है। ठीक है, तो आर हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होगा। सही है, तो इस आधार पे ये संबंध दिमाग में रखना है। इसी का प्रयोग करते हुए ये अभ्यास को समाप्त करेंगे, बस और कुछ नहीं ध्यान देना इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। इस अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 पर क्या है? प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसी को हम, ये ऊपर जो है, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बस इसका प्रयोग करते हुए हमें इसे हल करना है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें 35 और 225 का HCF निकालना है। 35 और 225 का HCF निकालना है। तब क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए HCF निकालने की विधियां जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ी हैं, जैसे भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। तो देखना, भाग विधि में क्या होता है कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका हमें HCF निकालना है, तो छोटी संख्या से, उनमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। तो 35 से हमने 225 को भाग लगाया, तो देखें हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें 35, अब अगर हम यहाँ पर अब चेक करेंगे यहाँ पर कितना पड़ता है, हमें जांच करेंगे, तो हम लगभग इसको 35 मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 6 डाल के देखा, तो यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, 210। तो 210 से अगर 7 डालोगे यहाँ पर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 डालेंगे, तो हमें कितना मिला, 210। यहाँ पर माइनस करेंगे हमें, तो हमें 5, 2 में से गया 1, 15 प्राप्त हुआ। अब जो अगली भाग होती है HCF निकालने के लिए, ये जो भाग विधि होती है, इसमें जो 15 शेषफल आया है वो अगली भाग के लिए तैयार हो जाता है और वो भाजक बन जाता है, और जो पिछली भाग में हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ हमने 35 रख दिया। 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 जाएगा, और यहाँ हमें 5 प्राप्त होगा। अब 5 हमारा शेषफल आया जो कि हमारा भाजक बन गया, और जो पिछला भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ 15 आ गया, 5 तियाँ 15, और जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ वो हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें जब तक करना है जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जहाँ पर 0 आ जाएगा उसी भाग का भाजक जो होगा वो हमें HCF के रूप में प्राप्त होगा। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में किस तरीके से देखेंगे, देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कितनी भाग हुई हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट भाग यहाँ पर हुई है ये वाली, और सेकंड भाग ये हुई है, और थर्ड भाग ये हुई है। मतलब 3 भाग यहाँ पर हुई हैं, 3 चरण बनेंगे यहाँ पर। तो किस तरीके से बनाएंगे देखो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे। क्या होती है, A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहाँ R क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और B से छोटा, मतलब भाजक से छोटा। सही है, तो इस आधार पे अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका सबसे पहला चरण देखते हैं क्या बनता है। तो ये A हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य हमारा अंदर वाला ये A होता है। तो यहाँ पर क्या है, 225 बराबर B हमारा क्या है, B हम देखेंगे यहाँ पर, B हमें भाजक है 35। तो पहले चरण में हमें 35 प्राप्त हुआ, गुणा Q क्या है हमारा भागफल, तो हमें 6 प्राप्त हुआ, प्लस R शेषफल क्या है हमारा 15। तो यहाँ 15 प्राप्त हुआ। तो ये हमें प्रथम चरण प्राप्त हुआ, प्रथम चरण हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगला चरण हम देखेंगे। तो अगला चरण जो होता है उसमें जो हमारा भाजक होता है वो हमारा भाज्य बन जाता है। भाजक हमारा भाज्य बन जाता है, भाज्य बन गया। तब यहाँ इसकी स्थिति यहाँ हो जाती है। जैसे देखो ये भाज्य बन गया, अंदर आ गया, और जो शेषफल होता है वो भाज्य बन जाता है। सो शेषफल यहाँ है, तो ये किसकी जगह आ जाए, शेषफल हमारा भाजक बन जाता है। तो शेषफल भाजक की स्थिति ले लेता है। तो 15 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर भागफल हमारा यहाँ पर 2 हो गया है, 2 लिख दिया, प्लस शेषफल हमारा 5 आया, 5। तो ये द्वितीय चरण हो गया। इसके बाद हमारा अंतिम चरण जो कि तीसरा चरण है, उसमें क्या होगा, 15 भाज्य बन गया। तो यहाँ 15 भाज्य आ गया, भाज्य बराबर भाजक 5 है, तो 5 आ गया यहाँ, गुणा भागफल हमारा 3 है, तो 3 आ गया यहाँ, और शेषफल हमारा 0 है, तो 0 आ गया। ये हमारा तृतीय चरण हो गया। तो जिस चरण में 0 प्राप्त हो जाता है वहीं पर यहाँ इसे हम संबंध को समाप्त कर देते हैं, और उस चरण में हम भाजक को देखते हैं, भाजक क्या है। तो भाजक में 5 प्राप्त है जो कि हमारा HCF है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 5 HCF होगा। इस तरीके से प्रश्न इसके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें संख्याएं हमें दी हुई हैं, हमें यहाँ भी SCF ही निकालना है, ठीक है। तो 196 और 38,220 इनका SCF हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। इधर हम देंगे 196। इस अभ्यास में इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग में रखें, जिससे बहुत आसानी हो जाएगी। बस सीधा सीधा एक बार में यहाँ पर 195 पड़ जाता है और जिससे हमें 38,220 प्राप्त हो जाता है और शून्य आता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चरण में ये भाग खत्म हो जाती है और जिससे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से हमें क्या प्राप्त होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा, ठीक है। या भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें इनकी हम वैल्यूज़ डालेंगे, इनके मान डालेंगे। तो A भाज्य क्या है हमारा 38,220 बराबर भाजक क्या है 196 गुणा भागफल क्या है 195 और प्लस शेषफल R हमारा 0 है। तो जिस चरण में हमें 0 प्राप्त हो जाए उसी का भाजक हम देख लेते हैं, वही हमारा SCF होता है। तो अतः 196 HCF होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में हमें संख्याएं दी हुई हैं 867 और 255। वही विधि है हमारी भाग विधि के लिए। सब इनमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या हमें 255 प्राप्त है। 255 से हम 867 को भाग लगाएंगे तो देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लगभग इसको हम 250 मान सकते हैं, ठीक है। 250 मान के हम इसको अगर 250 चौक डालते हैं तो हमें 1000 प्राप्त होता है। तो हम तियाँ डाल के देखेंगे 255 तियाँ कितना होता है, 3 पंजे 15, 16, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। तो 255 तियाँ हमें 765 प्राप्त हुआ जो हमने यहाँ डाला और इसको माइनस किया तो हमें 0 8 में 7 गया 102 प्राप्त हुआ। 102 से अब हम 255 को भाग देंगे तो 102 तियाँ 300 लगभग चला जाएगा, लेकिन हमें 255 के करीब लाना है तो हम दूनी डालेंगे यहाँ, जिससे हमें 204 प्राप्त होगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें 1 और 5 51 प्राप्त होगा। अगली भाग में जो हमारा पिछला भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है और उसे हम भाग देंगे तो हमारा 51 दूनी 102 बार पड़ेगा। यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें 3 चरण प्राप्त हुए। अब तीनों चरणों को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से संबंध में डालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा है। तब हम पहले प्रथम चरण के लिए देखते हैं। A हमारा भाज्य क्या है 867, तो यहाँ 867 बराबर भाजक क्या है 255 गुणा Q भागफल क्या है 3 प्लस शेषफल क्या है हमारा 102। ये प्रथम चरण हो गया हमारा। द्वितीय चरण क्या होगा, द्वितीय चरण में भाज्य हमारा 255 है, भाजक 102 है, गुणा भागफल 2 है, प्लस शेषफल हमारा 51 है। ये हमारा द्वितीय चरण हुआ। तीसरा चरण क्या है हमारा, तीसरा चरण में भाज्य 102 है, भाजक 51 है, गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। हमने बताया था जिस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाए उसका भाजक हम देखते हैं और वही हमारा HCF होता है। तो अतः इक्यावन HCF होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक x है, तब हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं। x बराबर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा x है, तब उसको हम x बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं 6q + 1। अब यहाँ से हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में संबंध बना के देखेंगे तो हमें किस तरीके से प्राप्त होगा, देखेंगे हम। x बराबर 6 × q + 1 और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर इसकी तुलना की जाए तो क्या होगा, a बराबर b × q + r। तो हमारा b भाजक क्या है, 6। भाजक हमारा क्या है, 6। भाजक 6 है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो r होगा वो b भाजक मतलब 6 से कैसा होगा, छोटा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो 6 से छोटा होगा तो भाजक जो से r है शेषफल वो हमारा 6 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो शेषफल किस प्रकार हो सकते हैं, जब भाजक 6 है तब r निम्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 0 से बड़े और 6 से छोटे। तब क्या होगा, 0 हो सकता है, एक हमारा 0 के बराबर हो सकता है यार, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है हमारा, और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे शेषफल हो सकते हैं। तब हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक किस तरीके से कितने बन सकते हैं, इनके आधार पे, शेषफलों के आधार पे, वो हम बना के देखते हैं। तो हमारा प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक ये है 6q + 1। तो r के आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो देखो प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या बनेगा, x बराबर 6q + r होगा। तो उसको हम सबसे पहले प्रथम जो बनाएंगे वो उसमें क्या होगा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने r0 लगाया, r0 पर, तब क्या होगा, x बराबर 6q + 0। तब हमें क्या प्राप्त होगा, 6q। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, जब r 1 होगा तब x बराबर 6q + 1 होगा। ठीक है, तीसरा r 2 हो तब x बराबर 6q + 2 होगा। चौथा जब r 3 हो तब x बराबर 6q + 3 होगा। पाँचवा जब r 4 हो तब x बराबर 6q + 4 होगा। 6r 5 हो तब x बराबर 6q + 5 होगा। ठीक है, अब 5 तक ही शेषफल होगा हमारा, 5 से अधिक होगा नहीं, क्योंकि 6 से छोटा रखना है। सही, तो हमारे इस तरीके से विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसी प्रकार के क्यों होंगे, ये वाले यही क्यों होंगे, ये क्यों नहीं हो सकते। तो इसका रीज़न हम देखेंगे। अब ये इसको हम पकड़ते हैं, इसको 6q को। तो देखो 6q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 6q + 0 लिखा है, तो 6q को 2 × 3q + 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसकी तुलना करें संबंध से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर b × q + r। इसका मतलब ये हुआ कि b भाजक हमारा 2 है, जिससे भाग करने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर हमें 0 प्राप्त होता है शेषफल, वो पूरी कट जाती हैं, विभाज्य होती हैं, तो उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ विषम हो ही नहीं सकता ये, तो 6q हमारा विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से कटने पर पूरा 0 प्राप्त हमें देता है। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों में से हमें 2 का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है, तो 2 का पहाड़ा हमने बाहर निकाल लिया। तो 2 के पहाड़े में 6, 2 3 6q + 2 एकम 2 1 प्राप्त होता है यहाँ, और यहाँ प्लस में हम आगे 0 लिख सकते हैं कि इसमें 0 जुड़ रहा है।
तो यहाँ भी अगर हम तुलना करें b गुणा क्यू, यहाँ गुणा का चिन्ह है क्यू प्लस r, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि b 2 से भाग करने पर हमें ये क्यू हमारा भागफल हो गया, भागफल आता है कुछ भी, और शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। शेषफल 2 से कटने पर अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो वो एक सम होता है, विषम नहीं होता है, तो ये भी हमारा विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। इसी आधार पे हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 का पहाड़ा यहाँ भी बाहर निकाल लेंगे, 2 तियाँ 6 क्यू प्लस 4 में 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 4 2 पे आते हैं, 2 दूनी 4, तो प्लस में यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। तब यहाँ भी हमें देखते हैं b गुणा क्यू प्लस r, यहाँ भी हमें 2 से भाग करने पर b 2 है, 2 से भाग करने पर हमें शेषफल 0 मिलता है, अतः यह भी एक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि हमारे विषम पूर्णांक कौन से हो सकते हैं। हमारे विषम पूर्णांक ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6q एक सम संख्या है, किसी संख्या में सम संख्या, ये 6 एक सम संख्या है, 2 से कट रही है, 2 तियाँ 6, किसी संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर q एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक होगा तो उसमें अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो एक हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और उसमें हम जब विषम जोड़ते हैं, यहाँ भी देखो विषम है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 भी 2 से नहीं कट रहा है, तो ये भी एक विषम है। तो जब इसमें 2 से हम इसको काटेंगे तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट होता है, तो हम लिखेंगे अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, तो उसमें कितने सैनिक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बराबर 616 सैनिक हैं, और कह रहा है कि उनको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो जो आर्मी बैंड है उसमें सदस्यों की संख्या है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या क्या है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या है 32। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं, फिर समझाएंगे इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये हमें बताना है कि जैसे कोई रैली निकल रही है तो उसमें हमें आर्मी बैंड वाले जो कुछ 32 सदस्य बैंड वाले हैं, 32 लोग, तो उस बैंड वाले लोगों को हमें ऐसे आगे खड़ा करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे करके लाइनें बनेंगी बैंड वाले, तो हमें, और उनके पीछे ये 616 लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से लगाने हैं ये कि हर एक लाइन जो यहाँ पर बने इस तरीके से, इनको हम स्तंभ कहते हैं सीधे सीधे। तो ये जितने भी स्तंभ बने सब समान संख्याओं के, मतलब एक स्तंभ में जितने सैनिक हों उसमें इतने हों, उसमें इतने हों, उसमें इतने हों, उसमें इतने हों, मतलब बराबर स्तंभों में बराबर सैनिक हों। और अधिकतम स्तंभ बनाओ, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्तंभ बन सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ और समान सैनिकों के स्तंभ हों। तो इसको हम एक छोटे क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। जैसे मान लो कि 4 बैंड वाले बच्चे हैं, उनके पीछे 16 बच्चों को, 4 बैंड वाले ये बच्चे हैं, उनके पीछे 16 बच्चों को हमें क्या करना है, इस तरीके से लगाना है कि रैली निकले आगे तो ये 16 बच्चे इनके पीछे लगे हों। तो क्या करेंगे हम, तो 16 बच्चों को हम इस तरीके से 4 बैंड वाले आगे खड़े करने के बाद हमने 16 बच्चे 1 2 3 4 इसके पीछे खड़े कर दिए, 3 4 इसके पीछे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 इसके पीछे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 इसके पीछे खड़े कर दिए। तो देखना है यहाँ पर ये बैंड वाले हैं आगे, ये बैंड वाले हैं, और पीछे हमारे सभी बच्चे हैं 16। ठीक है, तो इनमें देखना स्तंभों में संख्या बच्चों की समान है, इसमें 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभ हमारे 4 बच्चे हैं बैंड वाले, तो 4 ही बन सकते हैं,
5 अगला हो सकता है क्या, क्योंकि 4 ही बैंड वाले हैं तो 4 ही आगे बच्चे लग सकते हैं 4 लाइनों में। तो अधिकतम स्तंभ हमारे 4 हो सकते हैं और प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या हमारी 5 हो सकती है। तो अब ये हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका है, 16 जो बच्चे पीछे लगने थे और बैंड वाले बच्चे जो 4 थे उनका हम HCF निकाल लेंगे। तो 4 से हम 16 को भाग करेंगे तो HCF हमारा 4 चौक 16, और जहाँ पर हमारा 0 आ जाता है वही भाजक हमारा HCF होता है। तो हमें 4 HCF प्राप्त हुआ, जिससे हमें पता चला कि कितने अधिकतम स्तंभ बन सकते हैं, 1 2 3 4 स्तंभ बन सकते हैं, जिनमें बच्चों को पीछे खड़ा करके हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसी आधार पे हम इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे यहाँ 32 तथा 616 का HCF। तो यहाँ पर छोटी संख्या 32 है, इससे हम 616 को भाग करेंगे तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा। तो 32 से यहाँ पर हम सीधा इसको हम 30 मान सकते हैं, और 30 मान के इसको हम लगभग 20 से गुणा करो इसकी, 30 32 गुणा 20, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 0 2 दूनी 4 2 3 6, ये हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर 19 डालेंगे, 32 गुणा 19, 32 गुणा 19, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, 32 गुणा 19, 19 दूनी 38, 8 हाथ से लगा 3, 19 3 57 3 60, 608। तो हम यहाँ 19 डालेंगे, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 32 19 32 19 हमारा गुणा करके इस तरीके से चेक करके 608 पड़ेगा हमें, और यहाँ पर हम 8 डालें, 8 हमारा शेषफल आया। अगली भाग होगी तो इसमें 32 हमारा भाज्य बन जाएगा, सही है। तो यहाँ 2 चरण में भाग होगी, 8 चौक 32, और यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो HCF हमें यहाँ से 8 मिल गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हमने इस अभ्यास से पहले कॉन्सेप्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पढ़ा है, तो उसी का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को दिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा हमें, पहला चरण हमारा ये है और द्वितीय चरण हमारा ये है, तो इसको डालेंगे A बराबर B गुणा Q प्लस R से, तब A हमारा कितना है 616 बराबर B हमारा 32 गुणा Q 19 प्लस शेषफल हमें 8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रथम चरण हो गया। और द्वितीय चरण हमारा क्या होगा, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, ये हमारा द्वितीय चरण हो गया। अब द्वितीय चरण में जहाँ पर 0 प्राप्त होता है उसका हम भाजक देखते हैं, अतः 8 HCF होगा, लेकिन हमें HCF थोड़ी निकालना, हमें ये लिखना है कि अधिकतम स्तंभ कितने बन सकते हैं, तो वो ये हमारे, तो लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का